इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 24 अक्टूबर 1945, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डे। अब दूसरा करंट अफेयर्स में जो अभी आप आगे देखेंगे वो क्या है, दैट इज इन सितंबर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन स्टार्ट होगा, यूएनजीए। तो यूएनजीए की जब हम बात करते हैं, क्या है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्या है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज अ प्रिंसिपल डिलिबरेटिव ऑर्गन, प्रिंसिपल डिलिबरेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन, प्रिंसिपल डिलिबरेटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूएन का एक डिलिबरेटिव ऑर्गन है। प्रिंसिपल डिलिबरेटिव मींस जहां पर डिबेट, डिस्कशन, पार्टिसिपेशन होता है, राइट, दिस इज हियर डिबेट, डिस्कशन, पार्टिसिपेशन, डिस्कशन एटसेट्रा। साथ ही साथ ऑल्सो पॉलिसी मेकिंग, सो पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन, ये यूनाइटेड नेशन का एक पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है। यहाँ पर सारी कंट्रीज अपनी बात रखते हैं, ये किसी भी विषय पर बातचीत करते हैं, अपने व्यूज, ओपिनियंस रखते हैं। जनरल असेंबली में यूएन के सारे मेंबर्स की मेंबरशिप है। सो ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन, ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन, all members of UN are members of United Nations General Assembly। अपने आप को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो कितने मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए? उसके लिए हमें समझने की जरूरत है कि यूएन के मेंबर्स कितने हैं। सो एक चीज याद रखेंगे, पहली बात तो कितने यूएन मेंबर्स हैं। सो यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन मेंबर्स? 193, 193 मेंबर्स हैं। गलती नहीं करनी है, कुछ जगह कुछ 194, 195 दी हैं, तो ऑफिशियली याद रखना 193 मेंबर्स हैं, जिसमें से लास्ट कंट्री थी 193rd मेंबर टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन वाज साउथ सूडान। साउथ सूडान 193rd मेंबर साउथ सूडान। 193 मेंबर हैं, जिसमें से 51 फाउंडर मेंबर्स हैं, 51 फाउंडर मेंबर्स। आउट ऑफ दोस 193, 51 आर द फाउंडर मेंबर्स, 51 फाउंडर मेंबर्स। आउट ऑफ 193, 51 आर द फाउंडर मेंबर्स। ये जो 51 फाउंडर मेंबर्स हैं, हमने देखा इसमें से 50 ऐसे थे विच 50 आर सच कंट्रीज दैट पार्टिसिपेटेड इन सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। These are the 50 countries which participated in San Francisco conference. So only one country that didn't participate in the San Francisco conference, question comes in the examination, answer is Poland. Poland is the one country which did not participate in the San Francisco conference. 193 members, 193 members are there in the United Nations. You please do remember some of the important name the countries which are not members. So not members, अगर ऐसे कहीं ऑप्शन में लिखा है तो आप याद रखेंगे ये मेंबर्स नहीं। व्हाट आर दीज नॉट मेंबर्स? क्योंकि 193 नाम याद रखना मुश्किल है, तो व्हाट वी कैन रिमेंबर द कंट्रीज व्हिच आर नॉट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। क्या याद रख सकते हो? नंबर 1 होली सी, होली सी व्हिच इज हैविंग अ सॉवरेन कंट्रोल ओवर द सिटी दैट इज कॉल्ड एज द वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कंट्री नहीं है, कंट्री एक्चुअल में जो है वो होली सी है, लेकिन होली सी सिर्फ नाम के लिए एग्जिस्ट करता है। जगह देखेंगे तो होली सी का कोई फिजिकल बाउंड्री नजर नहीं आता है। तो कभी क्वेश्चन अगर आ गया कि ऐसी कंट्री जो फिजिकली मैप पर एग्जिस्ट नहीं करती है, जो फिजिकली जिसके कब्जे में जमीन नहीं है, वो एक्चुअली होली सी है, जो पासपोर्ट इश्यू करती है, जो एक सॉवरेन कंट्री है लेकिन जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं है, तो उसको हम बोल रहे हैं वो कंट्री एक होली सी। इसलिए इसको पॉपुलरली लोग जानते हैं इस नेम से, दैट इज वेटिकन सिटी। सो वन इज होली सी एंड सेकंड इज पैलेस्टीन, होली सी। इसके अलावा जैसे ताइवान है, ताइवान, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान और रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान और रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन और नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो आप नॉट याद रखो, और 193 इसका मतलब है बाकी सारे जो कंट्रीज हैं वो अपने आप शायद मेंबर रहे हैं। 193 में कुछ नाम याद रखो जो 193 में नहीं है, होली सी नहीं है, पैलेस्टीन नहीं है, ताइवान नहीं है, ताइवान, रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना वीटो करता है इसको, चाइना कहता है ये तो हमारा ही पार्ट है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट हैविंग राइट टू बी अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ताइवान नहीं है। एग्जांपल के लिए कोसोवो एक कंट्री है जो न्यूज में रहती है, कोसोवो याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है। तो कुछ नाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे साइप्रस इसका मेंबर है लेकिन एक नॉर्दर्न साइप्रस है, टर्किश साइप्रस भी बोलते हैं, वो इसका मेंबर नहीं है। जैसे सोमालीलैंड इसका मेंबर नहीं है, या फिर वेस्टर्न सहारा इसका मेंबर नहीं है। वेस्टर्न सहारा दैट इज आल्सो वेरी पॉपुलर, वेस्टर्न सहारा आल्सो कॉल्ड एज सहारवी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सहारवी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सहारवी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
या उसको बोलते हैं वेस्टर्न सहारा। तो कुछ नाम याद रखो, दो ज्यादा जरूरी हैं, होली सी एंड पैलेस्टीन। ये जो होली सी एंड पैलेस्टीन है ये मेंबर तो नहीं है यूनाइटेड नेशन के, बट दीज टू आर हैविंग द स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर इन द यूनाइटेड नेशन। सो होली सी and Palestine, they are having observer status in United Nations, United Nation General Assembly। जब United Nation General Assembly की मीटिंग होती है तो इसमें जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, पर इनके पास डिसीजन मेकिंग राइट नहीं है, इनके पास वोट देने का अधिकार नहीं। सो इनके पास एक ऑब्जर्वर स्टेटस है, बट दे आर नॉट हैविंग अ राइट टू वोट व्हेन द मीटिंग टेक प्लेस। सो अगेन रिमेंबर, व्हेन वी टॉक अबाउट United Nations General Assembly, it is having every member of United Nations is a member of the United Nations General Assembly। अभी न्यूज में क्या मिलेगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे अभी तुरंत कुछ दिनों बाद तो आप देखेंगे लगातार कवरेज आएगा इसको लेकर के। क्या है इसमें, एग्जांपल के लिए every year one regular session, एक सेशन होता है, every year one regular session, हर साल एक रेगुलर सेशन होता है, एवरी ईयर वन रेगुलर सेशन विच बिगिंस ऑन, कब शुरू होता है, इट बिगिंस ऑन ट्यूसडे, इट बिगिंस ऑन ट्यूसडे ऑफ थर्ड वर्किंग वीक, ट्यूसडे ऑफ थर्ड वर्किंग वीक ऑफ सितंबर, Tuesday of third working week of September, हर साल एक सेशन होता है, वन रेगुलर सेशन, जो आमतौर पे न्यूयॉर्क में होता है, राइट, नॉर्मली इन न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क में होता है, पर ये जरूरी नहीं है कि न्यूयॉर्क में हो। तो क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन कहाँ होता है, तो न्यूयॉर्क में होता है। बाकी याद रखना, क्या कहीं और भी हो सकता है, इनफैक्ट पहला ही सेशन, द फर्स्ट सेशन विच टुक प्लेस इन 1946 में जो पहला सेशन हुआ, दैट सेशन टुक प्लेस इन लंदन, ये लंदन में हुआ, दैट टुक प्लेस इन लंदन। लंदन में एक जगह है, उसको बोलते हैं वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल, ये वहां पर हुआ, वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल। मैं पहले ही बता चुका हूं, मेरा पर्पस है कि वो सारी इंफॉर्मेशन हम कहीं ना कहीं कवर कर लें जो एग्जामिनेशन में आती है। जैसे क्वेश्चन आता है इस टर्म से, वेस्टमिंस्टर क्या है, वेस्टमिंस्टर इज अ प्लेस इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है वेस्टमिंस्टर। इसलिए क्वेश्चन कभी कभी आता है, अगर हम बात कर रहे हैं वेस्टमिंस्टीरियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, if you are talking about Westminster type of government, then which type of government we are referring to? Westminster type of government, it means we are talking about parliamentarian form of government। क्या इंडिया की गवर्नमेंट वेस्टमिंस्टीरियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है? यस, उसमें लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज हैविंग वेस्टमिंस्टीरियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें इंडिया भी ऑप्शन होगा। कई बार आपको लगेगा इंडिया में तो ऐसा नहीं है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही बोलते हैं वेस्टमिंस्टीरियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट और वेस्टमिंस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लंदन में, यूके में है, और वो यूके में जहां से ये चल रहा है वो वेस्टमिंस्टर है प्लेस, इसलिए वेस्टमिंस्टर में ही यूके की पार्लियामेंट है। एंड दैट्स व्हाई रिमेंबर दिस इज द प्लेस वेयर द यूके's parliament is, and that's why UK, when we say parliamentary form of government, right, this Westminster type of government, Westminster type of government का मतलब है parliamentary form of government। Sometimes we say Parliament of UK is a mother of parliaments. It means this is the one parliament which has given a guidance, which has become an inspiration to the number of parliamentary form of government in world। तो हमारी जो parliamentary form of government of India है वो किस कंट्री से इंस्पायर्ड है? तो वो किस कंट्री से इंस्पायर्ड है? यूके से इंस्पायर्ड है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंस्पायर्ड है। अब हम उस कंट्री का नाम है यूके। यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, नहीं खाली यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आइलैंड, पूरा नाम यूके का यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न islands। That's remember first session took place। क्या ये कहीं अलग जगह भी हो सकता है? यस, जैसे हमने देखा ये पहला सेशन कहां पर हुआ, इट टुक प्लेस इन लंदन। अब जो नया सेशन होने वाला है, सो इन 2020 सितंबर में जो स्टार्ट होगा, इन 2020 विल स्टार्ट द 75th सेशन। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि जो 2020 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन है, ये कौन से नंबर का सेशन है? तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है, 75th सेशन। एवरी ईयर सेशन टेक प्लेस, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश इन 1945, पहला सेशन हुआ 1946 में, और अब कौन से नंबर का सेशन है? 75th सेशन है। और इस सेशन के पहले यहां पर one president and 21 vice presidents are elected। 21 vice president, one president and 21 vice presidents elected।
1 president and 21 vice presidents are elected. Here 1 president and 21 vice presidents are elected. 1 president and 21 vice presidents are elected. Please do remember. Example के लिए अगर हम 8th session की बात करें, 8th session कब हुआ? 1953. 8th session 1953 यह हुआ न्यूयॉर्क में. 8th session took place in 1953. That took place in New York. और यहाँ पर there was a person from India to get elected. That was Vijay Lakshmi Pandit. Vijay Lakshmi Pandit, sister of Jawaharlal Nehru. Vijay Lakshmi Pandit, sister of Jawaharlal Nehru. Sister of Jawaharlal Nehru. From the examination point of view, examination में question आते हैं उसमें Vijay Lakshmi Pandit is only Indian to ever become UNGA president. आज तक इंडिया से एक ही पर्सन है जो UNGA का प्रेसिडेंट बना है और वो थी विजय लक्ष्मी पंडित. She was chosen here in 1953 session, 8th session 1953. Vijay Lakshmi Pandit, only Indian to ever become the UNGA president. She is the first ever woman. उनके बाद फिर बनी है, but she is the first ever woman to become president of UNGA. पहली महिला थी जो president of UNGA बनी है. First ever woman to become the president of United Nations General Assembly, Vijay Lakshmi Pandit. In fact, इनकी एक और खास बात क्या है? She has served as first Indian ambassador to USSR. USSR, which was broken into number of countries in 1991. उसके फिर रशिया और बाकी की 14 कंट्रीज और आई. वो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, वहां से इंडिया से पहली एम्बेसडर, फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू यूएसआर, दैट वाज विजय लक्ष्मी पंडित. और विजय लक्ष्मी पंडित इज आल्सो द फर्स्ट वुमन टू बिकम कैबिनेट मिनिस्टर. फर्स्ट वुमन टू बिकम कैबिनेट मिनिस्टर in an Indian state. किसी भारतीय राज्य में पहली कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाली महिला वो कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित. प्लीज, नॉट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर. यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर वाज राजकुमारी अमृत कौर. द फर्स्ट वुमन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर वाज राजकुमारी अमृत कौर, बट शी वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द कैबिनेट मिनिस्टर इन इंडियन स्टेट. दैट वाज यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध. बाद में फिर उसका नाम बदल के हो गया उत्तर प्रदेश. इनफैक्ट रिमेंबर, उत्तर प्रदेश, यूपी, फर्स्ट स्टेट टू चेंज इट्स नेम. इसने पहला स्टेट इंडिया में जिसने अपना नाम बदला वो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, यूनाइटेड प्रोविंस, बाद में नाम बदल के हो गया उत्तर प्रदेश. दैट वाज, रिमेंबर, फर्स्ट वुमन टू बिकम कैबिनेट मिनिस्टर इन एन इंडियन स्टेट. विजय लक्ष्मी पंडित ऑल्सो सर्व्ड एज गवर्नर. उन्होंने गवर्नर के तौर पे भी सर्व किया है. सो शी ऑल्सो सर्व्ड एज गवर्नर. तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में सही नहीं है. तो विजय लक्ष्मी पंडित के कुछ पॉइंट याद रखेंगे. विजय लक्ष्मी पंडित इज द फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन टू बिकम द जनरल असेंबली प्रेसिडेंट. शी इज द फर्स्ट एवर वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट of United Nations General Assembly. First woman. So she is the first woman to become the president of United Nations General Assembly. First Indian ambassador to USSR. First woman to become cabinet minister in an Indian state, not in the union. That was Rajkumari Amrit Kaur, and she also served as governor. So some of the important point with respect to Vijay Lakshmi Pandit. Along with this, as importantly we're talking about, so she also had some of the important writings. In the writings we see writings included, one is the evolution of India. One question comes like of various people, their writings, books written by them, or some such kind of a memoirs, like the one writings of Vijay Lakshmi Pandit included the evolution of India, and as well as this was what was this, the scope of happiness. That was a personal memoir, the scope of happiness. So this is to the evolution of India, the scope of happiness. That is Vijay Lakshmi Pandit. Then we see, so United Nations General Assembly, as we are talking about this United Nations General Assembly session. So this is 8th session we have seen, the first session we have seen, and now the 75th session. The 75th session that is going to take place in 2020. It will start in September. We have already seen there. This is September. What is September here? Every year it begins on Tuesday of the third working week of September. Tuesday of the third
working week of September. Third working week of September. We already seen because of this pandemic this year. This year we will see a quite different type of participation. So here, please remember, like virtual participation is going to be more. So this is 75th session, and as we have seen, every year one president and 21 vice presidents are elected. So they're already elected here. Example, if you see 74th session last, the president of General Assembly president was TM Bande. This is TM Bande, Mohammed Bande, Tajani Mohammed Bande from Nigeria. And for 75th session के लिए कौन अभी चुना गया है? That is Volkan Bozkır. This is Volkan Bozkır. Volkan Bozkır कहाँ से हैं? He is from Turkey से हैं Volkan Bozkır. He has been elected as a president of the United Nations General Assembly. Yes, I've already told you that one president and 21 vice presidents are elected. So here this TM Bande Nigeria 74th session में, और अभी जो सेशन शुरू हो रहा है इसमें Volkan Bozkır has been elected 75th session. Now one please do remember, I've already told you India से एक ही person elect हुआ है आज तक, and that was Vijay Lakshmi Pandit for this 8th session in 1953. You already seen 8th session 1953. That's Vijay Lakshmi Pandit. 75th session examination में नाम आ जाता है इस तरीके का, who among the following has recently been elected as a president of United Nations General Assembly. तो वो सेक्रेटरी जनरल के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है. That is Antonio Guterres. वो अभी हम अलग से देख लेंगे. But till then remember 75th session, that is Volkan Bozkır, Turkey. So this is United Nation के जो 75 साल सेलिब्रेट हो रहे हैं, तो एक ये क्वेश्चन है यहाँ से of the United Nation General Assembly. और अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज देखें तो हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वो सारे कंट्रीज मेंबर है, द कंट्रीज विच आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन. अलॉन्ग विद दिस यूनाइटेड नेशन का जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट का काम करता है उसको बोलते हैं सेक्रेटरीट ऑफ यूनाइटेड नेशन. सो सेक्रेटरीट ऑफ यूएन क्या है? सेक्रेटरीट ऑफ यूएन, it is a kind of administrative headquarter of UN. Administrative headquarters of UN. Secretariat, we already seen, हमने देखा कि 6 ऑर्गन में से 5 न्यूयॉर्क में है. तो सेक्रेटरीट ऑफ यूनाइटेड नेशन कहाँ पर है? इट इज ऑल्सो इन न्यूयॉर्क. एंड सेक्रेटरीट ऑफ यूनाइटेड नेशन इज हेडेड बाय, इसको हेड कौन करता है? इट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल. इसे सेक्रेटरी जनरल हेड करता है. सो इट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल. Example, the first secretary general was Trygve Lie. वो please from the examination point of view, please do remember, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, this is from examination point of view हम बात कर रहे हैं जो फर्स्ट फुल टाइम सेक्रेटरी जनरल थे वो Trygve Lie यहाँ पे. अदरवाइज रिमेंबर Galvin Jeb वो एक्टिंग थे, इसलिए उनका नाम यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने. सो फर्स्ट दिस वाज Trygve Lie एंड वाज फ्रॉम नॉर्वे. किस कंट्री से? नॉर्वे से. ये नाम कभी कभी आ जाते हैं. एग्जांपल, सेकंड इज वेरी पॉपुलर सेक्रेटरी जनरल. सेकंड वाज Dag Hammarskjöld. Dag Hammarskjöld कहाँ से? फ्रॉम स्वीडन. ये वो सेक्रेटरी जनरल है who died while he was secretary general. So he died in office. जब हम बात कर रहे हैं died in office, it means died while he was serving as secretary general. So he died while serving as secretary general. तो हम generally बोल देते हैं as secretary general. Generally हम कह देते हैं died in office means while performing the duties of our office. It means while a person occupied office and at that point in time when the death take place. That's a Dag Hammarskjöld. जो यूनाइटेड नेशन की लाइब्रेरी है वो इन्हीं के नाम पर है, यूनाइटेड नेशन लाइब्रेरी. इट इज कॉल्ड एज द Dag Hammarskjöld लाइब्रेरी. सो ये लाइब्रेरी इज नेम्ड आफ्टर हिम. कभी कभी क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, मैंने आपको पहले बताया इस एग्जामिनेशन में दैट इजी क्वेश्चन कम्स. यूनाइटेड नेशंस लाइब्रेरी इज नेम्ड आफ्टर Dag Hammarskjöld, called as a Hammarskjöld library. Dag Hammarskjöld has also been conferred upon with the Nobel Prize. Nobel Prize भी मिला है इनको. Nobel Peace Prize posthumously means after death. इनको posthumously मिला है, posthumously after death.
posthumously, that is after death, मरणोपरांत। प्लीज डू रिमेंबर, कहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टेटमेंट लिखा है कि नोबेल प्राइजेस के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो नोबेल प्राइजेस को अब पॉस्ट्यूमसली नहीं दिया जाता है। नाउ नोबेल प्राइजेस आर नॉट गिवन, नोबेल प्राइजेस are not given posthumously, since 1974 नोबेल प्राइजेस आर नॉट गिवन पॉस्ट्यूमसली। अब नोबेल प्राइजेस को मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। क्या भारत रत्न को मरणोपरांत दिया जा सकता है? यस। अभी हमने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स देखे हैं, एग्जांपल जैसे खेल रत्न है, क्या इस तरीके के अवार्ड को पॉस्ट्यूमसली दिया जा सकता है? यस। लेकिन यहाँ पर याद रखना, नोबेल प्राइजेस आर नॉट गिवन पॉस्ट्यूमसली। बाकी अभी अवार्ड्स एंड ऑनर्स अलग से कवर करा दूंगा शॉर्ट में, तो हम देखेंगे वहां पर। दैट्स अ नोबेल पीस प्राइज posthumously. So Dag Hammarskjöld from Sweden, who died in an air crash, that is he died in office, it means died in office, he died in an air crash। इनकी डेथ हो गई जब ये सेक्रेटरी जनरल के तौर पर ऑफिस में थे। इट मींस दैट्स अ सेकंड डैग हैमरस्कॉल्ड। और थर्ड भी कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है, यूथांट कौन? यूथांट फ्रॉम म्यांमार। जब हम म्यांमार की बात करते हैं तो दिस इज बर्मा, म्यांमार पहले बर्मा, इसकी बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा रोहिंग्यास, यहाँ के लोग, दैट्स म्यांमार जो न्यूज में थे। यूथांट वाज फर्स्ट एशियन टू बिकम सेक्रेटरी जनरल। वैसे आप देख सकते हो ऊपर हमने लिखा हुआ है फर्स्ट एशियन टू बिकम सेक्रेटरी जनरल, क्योंकि पहला फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल वाज फ्रॉम नॉर्वे एंड सेकंड सेक्रेटरी जनरल वाज फ्रॉम स्वीडन। सो यूथांट फ्रॉम म्यांमार, द फर्स्ट एशियन टू बिकम सेक्रेटरी जनरल। एंड फिर इसके बाद में एग्जांपल कुर्ट वॉल्डीम थे। कुर्ट वॉल्डीम, ही वाज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया से। सो ही वाज आल्सो फ्रॉम यूरोप बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवें नंबर पे जेवियर पेरेज डी क्वेलार थे, वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं वैसे तो। जेवियर पेरेज डी क्वेलार वाज फ्रॉम पेरू, जेवियर पेरेज डी क्वेलार फ्रॉम पेरू। लेकिन एक जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है वो इनका है, दैट इज बुत्रोस घाली, ही वाज फ्रॉम इजिप्ट, ये इजिप्ट से थे। बुत्रोस घाली, इनका क्या क्वेश्चन आता है? दिस इज ओनली सेक्रेटरी जनरल who served only one tenure before retiring, before leaving office। वैसे अभी जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी अपने पहले टेन्योर में है, लेकिन अभी तक उनका ऑफिस अभी उन्होंने छोड़ा नहीं है। इसका मतलब है अगर वो आगे कंटिन्यू नहीं होते हैं तो ही मे बिकम द सेकंड पर्सन, अगर वो उनको इलेक्ट नहीं होते हैं। क्योंकि मिस्टर घाली के केस में क्या था, इनको वीटो किया था यूएस ने प्रिंसिपली, सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए वीटोड इनकी अपॉइंटमेंट को यूएस ने वीटो किया था। अभी हम आगे पढ़ लेंगे, इंडिया इलेक्ट हुआ है तो वो भी न्यूज में चल रहा है, सो दैट वी विल सी। सो दैट इज बुत्रोस घाली इज फ्रॉम इजिप्ट, ओनली सेक्रेटरी जनरल टू सर्व एज वन टेन्योर, एक बार खाली इलेक्ट हुए हैं, 4 साल का टेन्योर होता है। और फिर साथ में काफी पॉपुलर है, दैट वाज कोफी अन्नान कहां से? कोफी अन्नान फ्रॉम घाना। इन्होंने ये काफी पॉपुलर रहे। सो फॉर द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर कंसीडर्ड। इसके बाद में if you see secretary generals that second from Asia, and that was Ban Ki-moon from South Korea, ये सेकेंड एशियन हो गए, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है द फर्स्ट एशियन टू बिकम सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज यूथांट, और सेकंड हमने देखा है बान की मून, और अभी इस समय 9th है। तो नंबर भी याद रखेंगे। ये क्वेश्चन क्योंकि आता है कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, इसलिए लिखा दिया यहाँ पर। इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो उसके लिए फिर ये नाम जरूरी है। नंबर 1 इज त्रिग्वे ली, नंबर 2 इज डैग हैमरस्कॉल्ड, नंबर 3 यूथांट, पहले एशियन यूथांट, कुर्ट वॉल्डीम ऑस्ट्रिया, जेवियर पेरेज डी क्वेलार पेरू, बुत्रोस घाली इजिप्ट, एंड अलॉन्ग विद दिस कोफी अन्नान कहां से? घाना। और फिर बान की मून दैट्स फ्रॉम साउथ कोरिया, सेकंड एशियन। और उसके बाद में अभी इस समय है एंटोनियो गुतरस, दैट इज फ्रॉम पोर्तुगल। ये एंटोनियो गुतरस पोर्तुगल से, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगल है, फॉर्मर पीएम ऑफ पोर्तुगल।
former PM of Portugal. First former PM, head of government, first former PM or head of government to become Secretary General. पहली बार कोई former प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी जनरल बना है, दैट इज एंटोनियो गुटेरेस. एंटोनियो गुटेरेस ने जो है एक यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के तौर पे भी काम किया है. सो दिस इज पॉपुलर. एंटोनियो गुटेरेस इज फ्रॉम पोर्टुगल. सो ये एक क्वेश्चन सेक्रेटरी जनरल से. एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है इन एग्जाम्स में, सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर कितने साल का होता है. तो सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर इज ऑफ 5 years, 5 साल का होता है. और सेक्रेटरी जनरल कैन गेट री इलेक्टेड, इनको दोबारा री इलेक्ट भी कर सकते हैं. कैन गेट री इलेक्टेड. मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स लिखा नहीं है. मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं. तो यहाँ पर कोई नो लिमिट कुछ भी लिमिट नहीं है. There is no limit specified. Maximum number of terms, no limit. But आज तक, but no one has served for more than 2 terms. आज तक कोई भी 2 बार से ज्यादा के लिए चुना नहीं गया है. तो जो भी मैक्सिमम और ऑलमोस्ट सभी 2 बार, एक हमने देखा है बुतरुस घाली जो सिर्फ एक बार के लिए इलेक्ट हुए हैं. यूएस प्रिंसिपली वीटोड द बुतरुस घालीज री इलेक्शन देयर. तो क्या कितने साल का टेन्योर है. 5 साल. क्या री इलेक्ट हो सकते हैं. यस. कौन हमने ऑलरेडी देखा है. जनरल असेंबली टेक्स अ डिसीजन, अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं. कोई लिमिट नहीं है, कोई फिक्स लिमिट नहीं है. कितनी भी बार भी री इलेक्ट हो सकते हैं. लेकिन परंपरा ऐसी चली आ रही है कि आज तक कोई भी 2 बार से ज्यादा इलेक्ट नहीं हुआ है. बट नो वन हैज सर्व्ड फॉर मोर देन 2 tenures. So that's some of the important question with respect to Secretary General. Secretary General के कुछ और 1-2 क्वेश्चन आते हैं. Secretary General is also called as world moderator. इनको बोलते हैं world moderator. So question comes, who among the following is called as a world moderator? वो जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट नहीं. This is Secretary General of United Nations is called as world moderator. Secretary General officially means as per UN charter, also called as क्या. Chief Administrative Officer. इनको CAO बोलते हैं, Chief Administrative Officer. क्वेश्चन में लिखा रहता है CEO, Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Administrative Officer. आंसर है CAO, Chief Administrative Officer. Secretary General also called as world moderator, officially as per United Nations Charter also called as the Chief Administrative Officer. These are some of the information with respect to Secretary General. Short में हमने already cover किया है. United Nations is celebrating 75 years of its establishment. It was established with effect from October 24, 1945. That is why October 24 is observed as United Nations Day. Why? Because on October 24, 1945, United Nations Charter came into effect. What is United Nations Charter? It is a kind of a United Nations Constitution. What does United Nations Charter consist of? We have seen preamble in the very beginning, where it begins with "We the people of United Nations." Plus, it is having 19 chapters and plus 111 articles. United Nations Charter. And United Nations Charter, when it came into effect, that was October 24. So that is the foundation day of United Nations officially. Initially, founder members in the United Nations were 51, out of which 50 countries participated in San Francisco Conference. The Poland did not participate. And then we know that as of now, 193 members are there. The latest member of United Nations, 193rd member, and that is South Sudan. There are the certain countries which are not the member of United Nations. Some of those names which we know. Among the India's neighbors, example is Nepal, Bhutan, Pakistan, Sri Lanka, China. Are they the member of United Nations? Yes, they are the member of United Nations. That's, remember, is one topic which we have seen from the current area. That's a United Nations completing, United Nations celebrating 75 years of its establishment. Now, there is another one topic which is going on there is related to this only, that India has been recently. So India has been re-elected. India has been elected
India has been elected as non-permanent member to non-permanent member. India has been elected to as non-permanent member of United Nations Security Council. India United Nations Security Council के एक non-permanent member के तौर पे elect हुआ है. For पहला question, for which tenure? For 2021-2022. 2021-2022. तो पहला तो एक पॉइंट याद रखेंगे, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर विच टेन्योर, दैट्स अ वन क्वेश्चन. 2021-2022, क्योंकि जल्दी जल्दी में से लिखा होगा 2020, 21, 22 इस तरीके से, या 19-20, तो आप याद रखना ये 21-22 है. 2020 में इलेक्शन हो चुका है, लेकिन ये जो मेंबर्स हैं वो अपना चार्ज लेते हैं फ्रॉम जनवरी 1, 2021. सो ये क्या है, पहली बात अभी हम देख रहे हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बट दिस इज द 8th टाइम इंडिया हैज गॉट elected. So this is India's 8th time. This is India's 8th time to get elected in Security Council. 8वीं बार इंडिया इलेक्ट हुआ है यहाँ पे. So एक यहाँ से क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और उससे बाकी के जो जुड़े हुए क्वेश्चन हैं जीके और करंट अफेयर्स दोनों से रिलेटेड. सो वन एग्जांपल के लिए, सो पहली बात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. पहला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेन एम है, इसका मेन फोकस एरिया क्या है? दिस इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसका मेन फोकस है कि इंटरनेशनल लेवल पर पीस बनी रहे, उस पीस को कैसे मेंटेन किया जाए, उसमें कंट्रीब्यूट करना. ये प्रिंसिपल एक तरीके से जो पावर रखता है ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का, वो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. इट इज हैविंग हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स? 15 मेंबर्स. ये 15 मेंबर्स हैं. डी फैक्टो एक तरीके से जब हम बोलते हैं कि जो हाई टेबल है, जो पावर जिन कंट्रीज के पास ज्यादा है डिसीजन मेकिंग में, वो ये है. वीटो पावर की जब बात करते हैं तो वो इसकी बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल. So Security Council is one of the 6 organs of United Nations. To maintain international peace and security, it is having 15 members. उन 15 members से 5 permanent member हैं, 5 permanent members. जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और यूनाइटेड नेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तो जो 5 बड़ी पावर्स थी, उन पावर्स को एक तरीके से यहाँ पर परमानेंट मेंबर का स्टेटस देने का मतलब ये था कि ग्रेट पावर यूनानिमिटी. इफ एनी बिग डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय द यूनाइटेड नेशन एंड इफ इट इज अपोज्ड बाय एनी ऑफ द ग्रेट पावर, एनी ऑफ द बिग पावर, और दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ बिग पावर, सो इफ एनी ऑफ दोस कंट्रीज सेज नो, देन सच डिसीजन शैल स्टॉप, द डिसीजन शैल नॉट बी मूविंग फॉरवर्ड. तो वो एक ये था collectively decision लेना है, so that such kind of actions they may threaten the peace and security at the international level can be prohibited. वो तो 15 members, 5 permanent और 10 non permanent member. पहला क्वेश्चन, 5 permanent and 10 non permanent members. 15 members in Security Council, 5 permanent, 10 non permanent. ये जो permanent member हैं, ये इनका इलेक्शन नहीं होता, ये हमेशा यहाँ पर हैं. तो ये 5 परमानेंट मेंबर ऑल्सो कॉल्ड एज, इनको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज P5. इन्हीं को बोल देते हैं P5 और बिग 5. जब P5 और बिग 5 बोलते हैं तो इनकी बात कर रहे हैं. ये इनफॉर्मल नाम है, दिस इज इनफॉर्मल टर्म. ये कोई ऑफिशियली नहीं लिखा हुआ है, ऑफिशियली सिर्फ है दे आर द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये याद रखना है आपको? यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया and China. US, UK, France, Russia and China. So these are the 5 permanent member of Security Council. US, UK, France, Russia and China. 5 permanent member of Security Council, also called as a P5. What are the 10 non-permanent members? इनका election होता है. So they are elected by United Nations General Assembly. Elected by United Nations General Assembly. Short में लिख रहा हूँ UNGA. United Nations General Assembly. Elected by United Nations General Assembly by 2/3 majority. 2/3 majority, 2/3 वोट चाहिए. 2/3 majority का मतलब एग्जांपल अभी हमने देखा है. एग्जांपल, टोटल मेंबर्स कितने हैं? टोटल मेंबर्स 193. टोटल मेंबर्स 193. अगर सारे लोग, इफ ऑल मेंबर कम इन दे वोट, 2/3 मेजोरिटी का मतलब जितने मेंबर्स वोट कर रहे हैं, 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. अगर कोई मेंबर वहां अब्सटेन कर गया, वो नहीं है, तो वो नहीं, उसको हम काउंट नहीं करते. यहाँ पे 2/3 का जैसे एग्जांपल के लिए, अगर ये 193 मेंबर्स हैं लेकिन सिर्फ 180 मेंबर्स वोट कर रहे हैं वहां पे, अगर 180 मेंबर्स वोट कर रहे हैं तो फिर 120 वोट चाहिए, क्योंकि 2/3 उसका जो है वो 120 हो गया. उस तरीके से तो यहाँ पर 193
दिस इज 19. प्लीज रिमेंबर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज वेरी सिंपल कि आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए. किसकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए है? टोटल मेंबर्स. ये 193 मेंबर्स हैं, तो 193 मेंबर्स की टोटल मेजोरिटी. एग्जांपल, अगर आप इसे 2/3 से डिवाइड करेंगे तो इससे 18 एंड दिस इज 64 एंड देन 128, तो ये हो गया 129. ये 129 आ जाएगा. दिस इज 129. अगर सारे के सारे मेंबर्स वोट डालने जाते हैं, 193 मेंबर्स वोट डाल रहे हैं, तो वहां इलेक्ट होने के लिए एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हाउ मेनी वोट्स वुड बी नीडेड? 193. लेकिन मान लीजिए अगर उतने सारे मेंबर्स नहीं हैं, कम मेंबर्स जा रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए सपोज ये 192 मेंबर है, तो अगर 192 मेंबर हो गए तो 192 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? दिस विल बी 64. और अगर 64 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया? 128. तो अगर एक मेंबर और नहीं आता है ये डालने के लिए, सिर्फ 192 वोट कर रहे हैं, तो फिर मेजॉरिटी required will be कितना? 128. example if only 192 vote, right, 192 votes, अगर ये सिर्फ 192 मेंबर वोट कर रहे हैं, तो फिर नीडेड मेजॉरिटी और रिक्वायर्ड मेजॉरिटी कितना मेजॉरिटी चाहिए है? फिर वो 2/3 है, तो 2/3 मींस यहां पर हो जाएगा 128. 2/3 जो भी फ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, तो फिर वो कंबाइन करके, क्योंकि हाफ पर्सन को तो हाफ करेंगे नहीं, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, मींस वो एक वोट एक्स्ट्रा. एग्जांपल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं 128.66, तो फिर वो उसमें हो गया 129 हो गया. तो यहाँ पर 129, यहाँ पर 128. सो पहला वापस यहाँ पे देखेंगे, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड बाय हुम? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. क्या मेजोरिटी चाहिए उसके लिए? 2/3 मेजोरिटी चाहिए. इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. किसमें से? फ्रॉम अमंग यूएन मेंबर्स. इसका मतलब है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए उसे यूएन का मेंबर होना जरूरी. तो यूएन के मेंबर चुनते हैं, यूएन के मेंबर्स में से ही चुनते हैं, फ्रॉम अमंग द यूएन मेंबर. ऑब्वियसली ये 5 कंट्रीज तो ऑलरेडी परमानेंट मेंबर है, तो इनको तो कंटेस्ट करना नहीं, बाकी लोगों को कंटेस्ट करना है. तो इन्होंने क्या किया है? फ्रॉम अमंग यूएन मेंबर्स फ्रॉम 5 geographical regions. ये अलग से भी क्वेश्चन आता है. यूनाइटेड नेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ इलेक्शन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 geographical regions. यूएन को 5 geographical regions में डिवाइड कर दिया है. एक बोलते हैं दैट इज एशिया एंड पैसिफिक ग्रुप. एग्जांपल, इंडिया इसको बिलोंग करता है, एशिया एंड पैसिफिक ग्रुप. नंबर 2 इज अफ्रीकन ग्रुप. सो वन इज Africa. Number 3 is Asia and Pacific group. Number 2 Africa. Number 3 is Latin America and Caribbean. जब हम इसकी बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका के जो यूएस है वो परमानेंट मेंबर ऑलरेडी है. कनाडा को देखेंगे तो कनाडा के इलेक्शन कंटेस्ट करता है फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स. लेकिन बाकी जो सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका मींस लैटिन अमेरिका है, और जो कैरिबियन कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है, उसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन. दिस इज आल्सो रिटन एज GRULAC. तो क्वेश्चन आता कभी कभी ग्रुलैक क्या है? ग्रुलैक इज एक्चुअली अ नेम फॉर द ग्रुप ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन कंट्रीज. तो ये इनका एक ग्रुप है, दैट इज लैटिन अमेरिकन कैरिबियन ग्रुप. नंबर 3. नंबर 4 पर जो है वो है ईस्टर्न यूरोप. फिर नंबर 4 पर ईस्टर्न यूरोप, और इसके बाद में फिर नंबर 5 पर है वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स. वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स. बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में. इसमें लिखा रहेगा which of the following is not one of the group for the purposes of election in the United Nations Security Council. नॉर्थ अमेरिका लिखा होगा, अफ्रीका लिखा होगा, ईस्टर्न यूरोप लिखा होगा, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स लिखा होगा. तो नॉर्थ अमेरिका नहीं है यहाँ पे. एशिया पैसिफिक ग्रुप है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन है, ईस्टर्न यूरोप है और साथ ही साथ वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स. इसको बोलते हैं वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स ग्रुप. एग्जांपल, कनाडा यहां से इलेक्शन कंटेस्ट करता है. कनाडा कंटेस्ट फ्रॉम दिस ग्रुप. तो एग्जामिनेशन के लिए याद रखना, जैसे कनाडा यहां से कंटेस्ट करता है, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स. जैसे इजराइल भी यहीं से इलेक्शन को कंटेस्ट करता है अगर उसको सिक्योरिटी काउंसिल के लिए लड़ना है. जैसे इजराइल वेस्ट एशिया में लोकेटेड है, तो वो एशिया से नहीं है. इतनी ज्योग्राफिकली कभी कभी कंट्रीज यहाँ लोकेटेड हैं, पर वो उनके बावजूद भी दे आर
कंटेस्टिंग द इलेक्शन फ्रॉम दिस एरिया। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो वो पैसिफिक रीजन में है, बट वो कहां से इलेक्शन कंटेस्ट करता है? वेस्टर्न यूरोप एंड अदर, क्योंकि वो एक तरीके से समझौता आपस में है और साथ ही साथ वो रिप्रेजेंटेशन मिलने के चांसेस भी हैं वहां पर, क्योंकि शायद वो उस तरीके की कंट्रीज इनको ज्यादा सपोर्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन, कैरेबियन, ईस्टर्न यूरोप एंड एज वेल एज वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स। एशिया पैसिफिक से कितने मेंबर्स आते हैं? 2 मेंबर्स यहाँ से। अफ्रीका को 3 मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल है। लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन से 2 मेंबर्स वुड बी देयर। ईस्टर्न यूरोप से 1 मेंबर वुड बी देयर एंड फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स वुड बी 2 मेंबर्स। तो कितने? 10 मेंबर्स से 2, 1, 3 and 2, 5, 3, 8 and 2, 10। So 5 geographical regions जहां से 10 मेंबर्स आएंगे। फिर से याद रखेंगे, एशिया पैसिफिक 2, अफ्रीका 3, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन 2, ईस्टर्न यूरोप 1, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स 2। So that is remember is 5 geographical region। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ कि ये जो 10 मेंबर्स हैं, half of those members shall retire। Half of those members shall retire every year। Half of those members shall retire every year। It means हर साल आधे जो मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाएंगे। जब रिटायर होंगे तो उनकी जगह नए फिर से इलेक्ट होंगे। तो क्या होता है? एवरी ईयर वैसे तो 10 मेंबर्स हैं, बट एवरी ईयर 5 रिटायर एंड देन न्यू 5 रिप्लेस देम। इनको फिर नए 5 रिप्लेस करते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे अगर हम टेन्योर की बात करेंगे तो एक मेंबर का जो टेन्योर है वो 2 इयर्स का है। टेन्योर, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ, दिस इज total time of a term, then that tenure is of 2 years। tenure is of 2 years, 2 साल का tenure है। So the security council members are elected for what much of a time? security council non permanent members are elected for 2 years। so आप ऐसे भी याद रख सकते हो, how many members are there? 15, 5 permanent, 10 non-permanent। non-permanent members are elected by general assembly by 2/3 majority for how many number of years? For 2 years, 2 साल के लिए, for 2 years, where half of the member shall retire every year। आप इस तरीके की लैंग्वेज कई जगह देखते हैं, इसे लिखा होता है 1/3 of the member shall retire every year और 1/3 of the member shall retire every 2 year। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम राज्यसभा देखें तो राज्यसभा के केस में क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा में लिखा हुआ है that one third of the members shall retire। 1/3 of the members shall retire every 2 years। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होंगे। तो जब कभी ऐसा स्टेटमेंट पढ़ो ना तो शॉर्ट में आप इस तरीके का लिख सकते हो। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, एग्जामिनेशन के लिए आसानी से समझने के लिए लिखा है 1/3 of the member shall retire every 2 year। इट मींस उस मेंबर का टेन्योर कितना हो गया, ऐसे निकाल लेना। 1/3 हमने लिखा है तो 3 यहां से ले लो, और कितने साल में रिटायर होना है? 2 इयर्स में, तो 2 यहां से ले लो, 3 to 6। एग्जाम्पल के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में हमने क्या देखा था? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लिखा है कि हाफ ऑफ द मेंबर शैल रिटायर एवरी ईयर। हर साल, एवरी ईयर का मतलब है 1 ईयर। तो 2 हमने यहां से लिया, 1 यहां से लिया, टेन्योर कितना हो गया? 2 इयर्स का टेन्योर हो गया ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखें, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या लिखा हुआ है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसमें लिखा हुआ है कि 1/3 सदस्य हर 3 साल में रिटायर होंगे। तो फिर इनका टेन्योर कितना हो गया? 9 years। ICJ judges 1/3 of the judges shall retire every 3 years। It means that is 9 years। जैसे इकोसोक देखते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसी तरीके से क्वेश्चन अपने आप कवर होते चले जाएंगे। छोटे एरियाज हम कहीं ना कहीं कवर कर लेते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो यूएन का सबसे ज्यादा फंड यूज करता है वो इकोसोक के मेंबर का टेन्योर कितना होता है? इसमें लिखा है 1/3 ऑफ द मेंबर शैल रिटायर एवरी 1 ईयर। इट मींस द टोटल टेन्योर इज व्हाट? 3 इयर्स। बहुत सिंपल। एक स्टेटमेंट को, बड़े स्टेटमेंट को शॉर्ट में याद रखने के लिए हमने ऐसे लिख लिया है। अदरवाइज ये ऐसे मल्टीप्लाइड करके अरिथमेटिक मत समझना, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऐसे लिखा हुआ है, वो नहीं है प्लीज। क्या हमने देखा यहाँ पे दैट 1/3 of the member, इस लाइन को हम रीड कर रहे हैं, 1/3 of the member shall retire every 2 year, half of the member shall retire every year, 1/3 of the member shall retire every 3 year, and 1/3 of the member shall retire every year। It means the total tenure is what? 3 year। इकोसोक के मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है? 3 साल। ICJ के जज कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? 9 years। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स का, नॉन परमानेंट मेंबर्स का टेन्योर कितना है? 2 year। राज्यसभा के सदस्य का टेन्योर कितना है? 6 year। राज्यसभा का नहीं है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, इसलिए राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं है। एक और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, इसको भी मैं यही लिख लूं, नहीं तो कंफ्यूज मत होना प्लीज। रिमेंबर, राज्यसभा, हम जब
जब बात कर रहे हैं तो दो चीजें हैं यहाँ पे, राज्यसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा। वन इज राज्यसभा एंड सेकंड इज मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। प्लीज डू रिमेंबर, इनिशियली जो इसका ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नाम था वो नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। बाद में जो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा है उन्होंने इसको नाम दिया राज्यसभा हुई। तो हिंदी में आप बोलते हैं राज्यसभा और इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। बट द ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म व्हिच वाज यूज्ड, दैट वाज यूज्ड काउंसिल ऑफ स्टेट। लेटर ऑन द स्पीकर ऑफ लोक सभा कॉल्ड लोक सभा एज स्पीकर ऑफ लोक सभा कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल एज लोक सभा एंड चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट एज राज्यसभा। सो बिकेम द टू नेम, दैट्स वन। राज्यसभा और लोकसभा का एक और क्वेश्चन है तो वो भी शॉर्ट में यहाँ पे याद रखना कि लोकसभा अगर हम देखें, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट 1947, लेकिन पहली इलेक्टेड लोकसभा और पहली इलेक्टेड राज्यसभा केम इन 1952। सो फर्स्ट इलेक्टेड, ये ईयर आ जाता है, फर्स्ट इलेक्टेड लोकसभा कब आई? 1952 लोकसभा। एंड फर्स्ट इलेक्टेड राज्यसभा, फर्स्ट इलेक्टेड राज्यसभा also in 1952, क्योंकि याद रखना इसके पहले जो हमने देखा था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लेजिस्लेटिव रोल भी परफॉर्म किया, और जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन उसके जितने मेंबर थे वो प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पे काम करते रहे। कब तक काम करते रहे? जब तक कि इलेक्टेड पार्लियामेंट नहीं आ गई इन 1952, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। क्योंकि जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो एक और क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? Parliament means under Article 79 of the Constitution of India, under Article 79, अगर Article 79 की बात करें तो Article 79 के हिसाब से Parliament means क्या? President of India plus लोकसभा and plus राज्यसभा, President of India plus लोकसभा plus राज्यसभा। इनमें से कौन पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता है? अगर ऐसा लिखा है, who among the following is not the part of parliament means not constituting parliament. So parliament is constituted by president, Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha, that is also called as HOP, House of People, and Council of State. And this is President of India. PM is not there. Please remember, anyone who becomes a minister need to be a member of Lok Sabha or need to be a member of Rajya Sabha, or if he is not a member of Lok Sabha, Rajya Sabha, shall become the member of Lok Sabha and Rajya Sabha within 6 months. Otherwise, at the expiry of 6 months from the date of becoming minister, the person ceases to remain a minister if he is not a member of either of those two house. वो एक कंडीशन है, पर फिर याद रखना कि इसका मतलब है क्या? अगर कोई लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन कब तक रहना है उसको? कम से कम 6 महीने, अगर वो 6 महीने के अंदर मेंबर नहीं बना इनमें से किसी एक हाउस का तो फिर वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। लेकिन फिर याद रखना, मेंबर लोकसभा का होगा, मेंबर राज्यसभा का होगा, उसे हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट जब हम बोलते हैं पार्लियामेंट क्या है, व्हाट इज पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट मींस प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। इनकी जो सदस्य हैं वो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा प्रेसिडेंट का तो कोई सदस्य होगा नहीं, तो फिर उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा, इनको बोलते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा, और ये जो मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा है उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज एमपी। सो कम बैक टू दिस, यहां पर हम आएंगे तो क्या बताया था मैं आपको, राज्यसभा के बाद में जब हम बात करते हो राज्यसभा और मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो इनमें से किसका टेन्योर कितना है? तो राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं है। इट मींस रिमेंबर इज अ परमानेंट हाउस, ये परमानेंट हाउस है, ये परमानेंट हाउस है। इसका मतलब है इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं, ये परमानेंट हाउस है। ऐसे कोई टेन्योर नहीं कि 5 साल 10 साल बाद डिसॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस का मतलब है नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, ये डिसॉल्व नहीं होगा, इसको डिसॉल्व नहीं करते हैं। तो फिर से क्वेश्चन होता है कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों कहा जाता है? 1 2 3 4 ABCD 4 ऑप्शन, और इन ऑप्शन में से आंसर ये है कि बिकॉज राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। क्या लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं? यस, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस। लेकिन मेंबर ऑफ राज्यसभा का टेन्योर है, ये कितने साल के लिए होते हैं? 6 साल के लिए हैं, अनलेस राइट, अनलेस बिफोर डेथ, अगर उनकी डेथ हो गई है या वो रिजाइन कर देते हैं या वो फिर अब सदस्य नहीं रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो बाकी सारी चीजें अलग है। पर तब तक याद रखना, दिस इज, अगर बाकी कंडीशंस अभी हम नहीं देख रहे हैं तो शॉर्ट में टेन्योर कितना है? 6 इयर्स तक का है, लेकिन राज्यसभा का ऐसा कोई टेन्योर नहीं। तो उसी से एक और क्वेश्चन अगर कनेक्टेड करके क्वेश्चन देखेंगे तो ये जो 4 हाउसेस होते हैं, एग्जांपल 1 इज लोकसभा, 1 इज लोकसभा, 1 इज राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा इज कॉल्ड एज अ लोअर हाउस, राज्यसभा इज कॉल्ड एज अपर हाउस। उसी तरीके से स्टेट में है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और फिर दूसरा है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल।
स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी हमने देखा है आंध्र प्रदेश ने रेजोल्यूशन पास किया है, स्पेशल रेजोल्यूशन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाने के लिए। तो अभी हम देखेंगे आगे, शुड दिस टॉपिक कवर कर लेंगे उसको, पर तब तक याद रखना अगर 2 पॉइंट की बात करें हम कि इनमें से किसे डिसॉल्व किया जा सकता है, डिसोल्यूशन, डिसॉल्व किसे डिसॉल्व कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, किसके डिसोल्यूशन के लिए प्रोविजन है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसॉल्व। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द डिसोल्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू अबॉलिशन एंड क्रिएशन, अबॉलिशन एंड क्रिएशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसके अबॉलिशन, क्रिएशन और डिसोल्यूशन का प्रोविजन है। तो क्या लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं? यस। राज्यसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं? नहीं। क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा, विधानसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं? यस। क्या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व कर सकते हैं? नहीं। ये भी परमानेंट हाउस है। क्यों परमानेंट हाउस है? क्योंकि इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे खत्म कर सकते हैं, अबॉलिश कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट कैन क्रिएट और अबॉलिश द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय लॉ। पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म भी कर सकती है, नई स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना भी सकती है एज पर द प्रोसीजर गिवन इन आर्टिकल 169। एक सिंपल लॉ पास करेंगे अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक स्पेशल रेजोल्यूशन उस पर्पस के लिए पास करती है। तो क्या है, लोकसभा को अबॉलिशन क्रिएशन करने का प्रोविजन नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, राज्यसभा के अबॉलिशन क्रिएशन का प्रोविजन नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अबॉलिशन क्रिएशन का प्रोविजन नहीं है, पर क्या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अबॉलिशन क्रिएशन का प्रोविजन है? यस। तो हम जब बात करें यहाँ पे, तो हम बात करें कि क्या इनके प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन। So is there is a provision in the constitution for the dissolution of Lok Sabha? Yes. Is there is a provision for the abolition and creation of Lok Sabha? No. So question क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनमें से किसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ना तो उसके डिसॉल्व करने का प्रोविजन है, ना ही क्रिएट करने का, ना अबॉलिश करने का। तो हम कहां पर देख रहे हैं? राज्यसभा। राज्यसभा देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इट्स डिसोल्यूशन एंड एज वेल एज फॉर द अबॉलिशन एंड क्रिएशन। इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसकी डिसोल्यूशन का प्रोविजन तो है, बट अबॉलिशन क्रिएशन का प्रोविजन नहीं है। तो फिर हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एज वेल एज द लोकसभा। हम स्टेट की बात करें अगर, विद रिस्पेक्ट टू यहां बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि जैसे ही स्टेट होगा तो अपने आप बन जाएगा। एवरी स्टेट शैल हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर एक हाउस होगा तो कम से कम एक हाउस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। स्टेट, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जब हम बात करें तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में अबॉलिशन एंड क्रिएशन किया जा सकता है, पर इसका डिसोल्यूशन नहीं होगा। तो छोटे से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा। वन, उसी तरीके से याद रखेंगे जैसे लोकसभा है तो लोकसभा का टेन्योर 5 साल का है, लोकसभा के सदस्य का भी टेन्योर 5 साल का है। अगर उससे पहले लोकसभा डिसॉल्व नहीं हो जाती है या फिर उससे पहले मेंबर रिजाइन नहीं कर देता है, वो सारी चीजें अलग है। लेकिन तब तक अगर हम जनरल देखेंगे तो लोकसभा का 5 साल, लोकसभा के सदस्य भी 5 साल, लेकिन राज्यसभा में राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं, पर राज्यसभा के सदस्य दैट इज 6 ईयर। हम वापस जाते हैं, हम बात कर रहे थे एक स्टेटमेंट की इस तरीके से। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसकी तरह है? राज्यसभा की तरह है, परमानेंट है। उसका मतलब है सिक्योरिटी काउंसिल को हम डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं वहां पे, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में हर साल 5 सदस्य नए आते जा रहे हैं, एग्जिस्टिंग 5 सदस्य रिटायर होते चले जा रहे हैं। तो दैट इज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 15, 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। ये जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स टेक चार्ज, इलेक्टेड मेंबर्स टेक चार्ज फ्रॉम जनवरी 1। ये 1 जनवरी से चार्ज लेते हैं, फ्रॉम जनवरी 1। इट मींस अभी जो इंडिया इलेक्ट हुआ है वो 1 जनवरी 2021 से चार्ज लेगा इलेक्टेड मेंबर्स। एक और खास बात क्या है एग्जामिनेशन के लिए, आउट ऑफ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, आउट ऑफ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, out of 10 non-permanent members, one shall be from among Arab nations, from among Arab nation। कम से कम एक जो सदस्य होगा वो अरब नेशन से होगा। एक तरीके से अरब नेशंस के लिए एक सीट रिजर्व कर दी है, फ्रॉम अमंग अरब नेशंस। इलेक्टेड अल्टरनेटिवली फ्रॉम द कोटा ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, एशिया पैसिफिक अभी हमने देखा है, और दूसरा अफ्रीका। अगर इस बार एशिया से आया है तो अगली बार फिर अफ्रीका से इलेक्ट होगा, फिर अगली बार एशिया से आएगा, तो अल्टरनेटिवली चलता रहेगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि 10 मेंबर्स में से एक सीट अरब नेशन को मिलनी चाहिए, कम से कम 10 में से एक होगा। अगर इस बार वो एशिया से चुना जाएगा तो अगली बार फिर वो अफ्रीका के कोटे से आएगा। हमने देखा एशिया के कोटे में कितनी सीट्स होती हैं? 2, अफ्रीका के कोटे में कितनी सीट्स हैं?
3. So that's remember is out of the 10 non-permanent members, one shall be elected from among the Arab nation. One shall be an Arab nation. और जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें एक प्रेसिडेंट भी होता है, तो वो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन काफी आता है. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट कौन होता है? ये जो भी मेंबर्स हैं फ्रॉम अमंग मेंबर्स, तो अमंग मेंबर्स मींस ऑल मेंबर्स, वो 15 मेंबर्स है. फ्रॉम अमंग मेंबर्स मींस 15 मींस 5 प्लस देन दोनों परमानेंट भी और नॉन परमानेंट, तो दोनों एलिजिबल हैं. फ्रॉम अमंग मेंबर्स, दिस इज ऑन इन एन अल्फाबेटिकल मैनर. ये अल्फाबेटिकल मैनर में, इसका मतलब है अगर हम बात करते हैं जैसे कंट्रीज के जो नाम है उनका जो अल्फाबेट्स हैं वो अल्फाबेट्स के ऑर्डर में हो जाएगा. सो इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर वन कैलेंडर मंथ, एक कैलेंडर मंथ के लिए वन कैलेंडर मंथ. इट मींस अगर जनवरी है तो फिर अगला फरवरी में, अगला मार्च में, अगला मई में, अगला जून में. प्लीज नंबर ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, साल में 12 महीने 15 मेंबर्स है, उससे फर्क नहीं पड़ता है. जो भी सदस्य, एग्जाम्पल के लिए सपोज अगर हम बात कर रहे हैं यूएस है और ये यूके है, ये फ्रांस है, ये रशिया है और चाइना है और बाकी के 10 जो भी नॉन परमानेंट मेंबर होंगे, अगर अगस्त में कोई भी कंट्री इसमें से प्रेसिडेंट थी तो फिर अगले सितंबर में वो कंट्री प्रेसिडेंट बनेगी जिसका नाम, उस कंट्री का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे आ रहा होगा. तो इससे न्यू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे हम डिक्शनरी देखते हैं या जैसे हम डायरेक्टरी देखते हैं, उसी तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो अगला नाम आ रहा होगा कंट्री का, वो कंट्री विल बिकम द प्रेसिडेंट. बट उसका जो टेन्योर होगा वो खाली 1 महीने का होगा. तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट? द टेन्योर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट इज 1 मंथ. एक्चुअली ये कंट्री होती है, लेकिन कंट्री को जो भी वहां रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो फिर इसका प्रेसिडेंट बन जाता है. कभी कभी हम यहाँ पे एक और खास बात होती है, प्लीज रिमेंबर, एक और अभी हमने देखा है इन फ्रॉम मई 2020 करंट अफेयर्स में एक और चीज, फ्रॉम मई 2020 इंडियाज न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन. इंडिया का एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है यूनाइटेड नेशन में. अभी नए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, दैट इज फ्रॉम मई 2020 इन्होंने चार्ज लिया है यहाँ पे, और वो हैं दिस इज, क्या नाम है इनका, दिस इज टी एस तिरुमूर्ति. ये जो है he has taken charge as a new permanent representative of United Nations. Very simple question, who among the following has recently been appointed as a India's new permanent representative to the United Nations? T.S. Tirumurti. इन किसकी जगह आए हैं? in place of सैयद अकबरुद्दीन. इससे पहले जो यहाँ पर थे वो सैयद अकबरुद्दीन थे. सैयद अकबरुद्दीन से पहले देखेंगे तो यहाँ पर कौन थे? अशोक मुखर्जी थे. तो दिस वाज अशोक मुखर्जी. तो ये अशोक मुखर्जी थे. और अगर अशोक मुखर्जी से पहले देखें, अशोक मुखर्जी से पहले देखेंगे तो फिर यहाँ पर थे हरदीप सिंह पुरी. अभी नाम सुना है आपने, हरदीप सिंह पुरी इस समय मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में. तो हरदीप सिंह पुरी भी पहले यूनाइटेड नेशन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं. मोस्टली दीज आर द पीपल फ्रॉम इंडियन फॉरेन सर्विसेज. जैसे अभी जो टी.एस. तिरुमूर्ति हैं ये भी फॉरेन सर्विसेज से हैं. सो प्लीज डू रिमेंबर व्हाट इज दिस. अभी रिसेंटली अपॉइंटेड टू यूनाइटेड नेशन एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सैयद अकबरुद्दीन की जगह, सैयद अकबरुद्दीन से पहले अशोक मुखर्जी से पहले यहाँ पर थे हरदीप सिंह पुरी, जो अभी एट प्रेजेंट मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट, एट प्रेजेंट मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है. सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके पास काफी सारे पोर्टफोलियोज भी हैं. So that's Hardeep Singh Puri. Abhi recently looking after the portfolio of aviation minister, he was talking about that government shall not be doing the business of maintaining the airports etc. जो अभी हमने देखा है कि अडानी has gone for taking a controlling stake को बात करें कि हम controlling stake लेने के लिए तैयार हैं when it comes to the Mumbai airport, the management of the Mumbai airport. I'll come back to this. So one remember ये जो इस तरीके के क्वेश्चन है वैसे हम कहीं देख लेंगे पर ये आते कम एग्जामिनेशन में. जैसे अडानी कौन सा ग्रुप ले रहा है वो, क्योंकि बाहर
normally when people cover, they cover these kind of informations more, but they come less in the examination. These kind of a question comes more in the examination, the one which we are writing over here. बाकी वो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है, कहीं ना कहीं मैं लिखा दूंगा, कवर कर ही लेंगे इनको, राइट. सो दैट्स वन इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया कब इलेक्ट हुआ है. इंडिया इलेक्ट हुआ है इस 2020 में. कब से चार्ज लेगा? 2021 से. सो फॉर न्यू नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स, न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स, न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल टू टेक चार्ज, टू टेक चार्ज फ्रॉम, टू टेक चार्ज फ्रॉम, टू टेक चार्ज फ्रॉम January 1, 2021. I've already told you ये नए नॉन परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं. सो इसमें से एक मेंबर है इंडिया. इंडिया इज वन मेंबर. क्वेश्चन ये है कि इंडिया के साथ कौन सी कंट्री इलेक्ट हुई है, या फिर इनमें से कौन सा नए नॉन परमानेंट मेंबर्स में नहीं. तो वो नाम आपको याद रखना है. वन इज मैक्सिको, मैक्सिको. वन इज आयरलैंड, मैक्सिको, आयरलैंड. और कौन है? दैट इज नॉर्वे. मैक्सिको, आयरलैंड, नॉर्वे. And as well as so India, Mexico, Ireland, Norway, and Kenya. From Africa, that is Kenya. So this is 1, 2, 3, 4 and 5. 5 countries. हर बार 5 रिटायर होती हैं, उनकी जगह 5 नई आती हैं. तो अभी जो 5 नई आई हैं वो ये हैं: इंडिया, मैक्सिको, आयरलैंड, नॉर्वे एंड कीनिया. सो वन न्यू मेंबर, दिस इज इंडिया. हमने ऑलरेडी देखा है इंडिया कितनी बार इलेक्ट हुआ है. इंडिया 8वीं बार इलेक्ट हुआ है. दिस इज 8th टाइम. तो 8th टाइम जब इंडिया का टेन्योर क्या होगा? 2021-2022. इससे पहले इंडिया 7वीं बार कब था? 7th टाइम इंडिया वाज देयर 2011-2012. तो इजीली याद रख सकते हैं. इसके पहले इंडिया 10 साल पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना था. एग्जांपल के लिए लास्ट टाइम इंडिया गॉट इलेक्टेड इन दिस 2011-2012. इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट इलेक्टेड इन 1951-52. उसके बाद में फिर 1967-68, फिर इसके बाद में 1972-73, फिर इसके बाद में 1977-78, फिर इसके बाद में 1984-85 और फिर इसके बाद में 1991-92. तो ये इंडिया के टाइम थे जब इंडिया यहाँ पर इलेक्ट हुआ है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फाइनली भी इंडिया इलेक्ट हुआ है 2021-2022 8 टाइम. सबसे ज्यादा बार नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे कौन इलेक्ट हुआ है? तो उसका आंसर है दैट इज जापान. जापान मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. जापान 11 बार इलेक्ट हुआ है, 11 टाइम्स एज नॉन परमानेंट मेंबर, एज नॉन परमानेंट मेंबर, 11 टाइम एज नॉन परमानेंट मेंबर. और 2 साल के एक बार. इसका मतलब टोटल कितने साल के लिए हो गया? फॉर 22 years. ब्राजील, ब्राजील 10 बार इलेक्ट हुआ है टोटल. सो ब्राजील हैज बीन इलेक्टेड फॉर 10 टाइम्स. ब्राजील 10 बार. या फिर अर्जेंटीना 9 बार, अर्जेंटीना 9 बार इलेक्ट हुआ है. तो एग्जामिनेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन और, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन इलेक्टेड मोर नंबर ऑफ टाइम्स टू सिक्योरिटी काउंसिल देन इंडिया हैज गॉट इलेक्टेड देयर. इंडिया से ज्यादा बार कौन सी कंट्री इनमें से इलेक्ट हुई है सिक्योरिटी काउंसिल में? तो उसमें एक जापान है, एक ब्राजील है और एक अर्जेंटीना भी है, जो अर्जेंटीना 9 बार इलेक्ट हुई है. सो दैट्स वन रिमेंबर. वो अभी हम जनरल असेंबली के सेशन देख रहे थे, तो उसमें एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि जो जनरल असेंबली के सेशन है उनका जो प्रेसिडेंट है, जैसे इस बार के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं वो टर्की से हैं, दैट इज वोल्कन बॉस्कर. लेकिन प्लीज याद रखना, या जो पिछली बार थे वो टीएम बंदे, वो नाइजीरिया से थे. हमने देखा 1953 विजय लक्ष्मी पंडित, वो इंडिया से थी. और जो परमानेंट मेंबर्स हैं, एक परंपरा बनी है, देयर इज अ ट्रेडिशन, देयर इज अ काइंड ऑफ अ वन कस्टमरी सिचुएशन इन द यूनाइटेड नेशन दैट अ मेंबर फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जनरली दे डू नॉट गेट इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली. वो उसके लिए जाते नहीं हैं, वो अपना नाम ही पेश नहीं करते हैं. तो एक परंपरा सी बन गई कि जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के तौर पे सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर से कोई नहीं होगा, और वो हम देखते हैं नहीं हो रहा है. पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं. जैसे हमने देखा सेक्रेटरी जनरल का मैक्सिमम नंबर ऑफ टेन्योर कितने हो सकते हैं? कोई लिमिट नहीं, कितने भी हो सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए. लेकिन आज तक कोई भी 2 बार से ज्यादा इलेक्ट नहीं है. तो कभी कभी वो एक तरीके से कस्टम, परंपरा बन जाती है कि फिर वो फॉलो हो रही होती है. वन इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस कैसे होते हैं? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन जिसकी वजह से ये न्यूज में रहता है, तो इसके डिसीजन 2 तरीके के डिसीजन हैं. 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन, 2 टाइप्स ऑफ डिसीजंस. वन डिसीजन इज द डिसीजन व्हिच इज टेकन, उसको बोलते हैं एज पर चैप्टर 6. सो दिस इज एज पर चैप्टर 6. हमने देखा है यूनाइटेड नेशन के 19 चैप्टर है. सो इसमें से वन इज अ चैप्टर 6 एंड वन इज अ चैप्टर 7. चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7. तो अगर चैप्टर 6 का डिसीजन है तो फिर ये नॉन बाइंडिंग डिसीजन है. इसके मींस कंट्रीज पर ये बाइंडिंग नहीं.
नॉन बाइंडिंग डिसीजन है। और अगर ये चैप्टर 7 का डिसीजन है तो फिर ये बाइंडिंग डिसीजन है। इट मींस कंट्री को फॉलो करना जरूरी है। ये बाइंडिंग नहीं है, चैप्टर 6 ये बाइंडिंग नहीं है। तो स्टेटमेंट वाइज याद रखेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ डिसीजन यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स पर बाइंडिंग हो सकते हैं और कुछ डिसीजन यूनाइटेड नेशन के मेंबर पे बाइंडिंग नहीं होते हैं। एग्जांपल के लिए प्लीज डू रिमेंबर, अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन जो 1947 के इंडिया पाकिस्तान के डिस्प्यूट से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन नंबर 47 with respect to the 1947 war or 1947 that's Jammu and Kashmir related issue between India and Pakistan, वो जो रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किया था वो नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन था, जिसकी 3 खास बात थी। अगर हम उसकी बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47 वो जो था वो कैसा था, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर। ये था, ये जो डिस्प्यूट, ये जो रेजोल्यूशन था ये नॉन बाइंडिंग था। दिस वाज नॉट बाइंडिंग, दैट वाज नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और दूसरा एक क्वेश्चन और क्या आता है कि इसके जो डिसीजंस हैं वो डिसीजंस कैसे होते हैं। डिसीजंस आर टेकन बाय 9 अफर्मेटिव वोट्स, 9 अफर्मेटिव वोट्स। इसके लिए 9 वोट्स की जरूरत है। वैसे तो याद रखना 2 तरीके के डिसीजंस होते हैं। मैंने आपको फिर बताया कि इस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए थोड़ा जो मैं लेवल रख रहा हूँ वो उसी हिसाब से जो हमारे एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। प्लीज डू रिमेंबर देयर आर द 2 टाइप ऑफ डिसीजन, वन इज अ सब्सटैंटिव डिसीजन, वन इज अ प्रोसीजरल डिसीजन। इन केस ऑफ द प्रोसीजरल डिसीजन 9 अफर्मेटिव वोट्स आर नीडेड फ्रॉम एनी ऑफ द 9 vote can be there, but in case of the substantive decision, out of those 9 vote also need to be kept one condition in mind, that none of the permanent member of Security Council use negative vote. It means they shall not say no, because if they say no then it would be called as a veto. It means the decision cannot move forward. So what do you mean by this कि security council के decision के लिए कितने वोट चाहिए? 9 affirmative means 9 yes चाहिए। अगर 9 yes की बात करते हैं तो out of total कितना, out of total 15 votes, total 15 votes हैं, उनमें से 9 चाहिए। लेकिन in case of substantive decisions, लेकिन अगर कोई substantive decision है, in case of substantive decision means important decision of Security Council, जैसे एग्जांपल के लिए अगर UN मेंबरशिप से कोई UN मेंबर से कोई रिलेटेड डिसीजन है विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन, सस्पेंशन, एक्सपल्शन, एडमिशन, सस्पेंशन या फिर एक्सपल्शन, अगर ऐसा कोई डिसीजन है, किसी यूनाइटेड नेशन मेंबर को एक्सपेल करना है या उसे सस्पेंड करना है या कोई नए मेंबर को एडमिशन देना है, तो वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन चाहिए। तो वो रिकमेंडेशन जो देगा सिक्योरिटी काउंसिल वो सब्सटेंटिव डिसीजन होगा। तो इन केस ऑफ सब्सटेंटिव डिसीजन, या मान लो किसी कंट्री पर कोई सैंक्शन लगाना है तो यूएन सैंक्शंस को इंपोज करना है किसी पर, या फिर अगर यूएन बजट रिलेटेड कोई डिस्कशन होना है, तो ये जो चीजें हैं इनको बोलते हैं सब्सटेंटिव डिसीजन। तो इन केस ऑफ सब्सटेंटिव डिसीजन क्या चाहिए है, दैट्स 9 अफर्मेटिव वोट्स तो चाहिए हैं, 9 अफर्मेटिव वोट्स ये तो चाहिए है। बट एक और कंडीशन है, प्लस P5 कॉन्करेंस, इसको टेक्निकली बोलते हैं P5 कॉन्करेंस। व्हाट इज P5 कॉन्करेंस? P5 कॉन्करेंस का मतलब है, P5 मींस अभी हमने देखा था 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, उनको बोलते हैं P5 परमानेंट मेंबर्स, परमानेंट 5। सो P5 कॉन्करेंस मींस none of the permanent members shall vote in negative। अगेन फिर इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका मतलब है कि इन परमानेंट मेंबर में से किसी को भी ना नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव वोट नहीं डालना चाहिए। अगर इनमें से किसी ने नेगेटिव वोट डाल दिया, वोट डालेंगे जरूरी नहीं, 15 में से 9 चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक और कंडीशन है कि पांचों की पांचों परमानेंट मेंबर्स की कॉन्करेंस होनी चाहिए। कॉन्करेंस दो तरीके से आप दे सकते हो, एक उसको बोलते हैं बाय सेइंग यस एंड बी बाय नॉट सेइंग नो। तो कॉन्करेंस के 2 तरीके हो सकते हैं। कॉन्करेंस और अफर्मेशन में फर्क है। अफर्मेशन का मतलब है एक्सप्लिसिटली हाँ बोलने की जरूरत है। तो क्या पॉइंट लिखा है इसमें कि अगर कोई सब्सटेंटिव डिसीजन लेना है तो कम से कम 9 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो यस बोले, और प्लस हमने लिखा है कि कोई भी P5, none of P5 shall say no, right? shall say no। इनमें से कोई भी none of P5, इनमें से कोई भी P5 में से कोई भी कंट्री को ना नहीं बोलना चाहिए, और टोटल 15 में से कम 9 लोगों को क्या बोलना चाहिए, यस बोलना चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर रशिया है और वो मीटिंग में नहीं जाता है, या इंडिया मीटिंग में नहीं जाता है, तो इंडिया तो नॉन परमानेंट मेंबर है लेकिन रशिया परमानेंट मेंबर है, और अगर रशिया मीटिंग में नहीं जाता तो फिर आपने ना तो बोला ही नहीं है। तो अगर कोई
कंट्री अब्सटेन कर जाती है, परमानेंट मेंबर अगर मीटिंग में नहीं जाता है तो फिर वो नेगेटिव वोट नहीं है, आपने ना वहां जाकर के बोलना है। सो व्हाट डू मीन बाय दिस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चाहिए, नो वोट चाहिए, 5P5 की कॉन्करेंस चाहिए, नन ऑफ द परमानेंट मेंबर शैल वोट इन नेगेटिव इफ एनी P5, अगर कोई एक भी, सबकी जरूरत नहीं है, इफ एनी P5 वोट्स इन नेगेटिव, अगर इन्होंने नेगेटिव का मतलब होता है अपोजिट वोट, नो, जो रेजोल्यूशन है उसके खिलाफ गए हैं तो वो है, तो इफ एनी P5 वोट्स इन नेगेटिव देन इट इज कॉल्ड एज वीटो, इसी को बोलते हैं वीटो, इट इज कॉल्ड एज वीटो। इट मींस रिमेंबर वीटो पावर किसको अवेलेबल है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे वीटो पावर नंबर 1, तो इन केस ऑफ सब्सटेंटिव डिसीजन, प्रोसीजरल डिसीजन के केसेस में नहीं, ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंटिव डिसीजंस, इन केस ऑफ सब्सटेंटिव डिसीजन। नंबर 2 किसको अवेलेबल है, इट इज वीटो पावर अवेलेबल टू ओनली परमानेंट मेंबर्स, ओनली परमानेंट मेंबर्स। इसीलिए इंडिया और बाकी की सारी कंट्रीज कह रही हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने की जरूरत है, अवेलेबल टू द परमानेंट मेंबर्स। सो 2 पॉइंट रिमेंबर, वीटो पावर जनरल असेंबली में नहीं है, बट वीटो पावर इज अवेलेबल इन सिक्योरिटी काउंसिल। कितनी कंट्रीज को अवेलेबल है, 5 कंट्रीज को। कौन सी 5 कंट्रीज, परमानेंट मेंबर यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, दैट्स रिमेंबर। लेकिन वो सारे डिसीजन में नहीं है, वो सिर्फ तब डिसीजन है जब जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंटिव डिसीजंस हो रहे हैं, की डिसीजंस हो रहे हैं, उन की डिसीजंस के केस में इनके पास वीटो पावर अवेलेबल है, इन केस ऑफ की डिसीजंस, not in case of all decision, it is only in case of the key decision the veto power is available. So I have told you India has recently been elected as new non-permanent member of Security Council for the 8th time. That is not the highest among the non-permanent member, highest is with respect to that is for by Japan 11 number of times. लेकिन इंडिया 8 बार, पाकिस्तान 7 बार इलेक्ट हुआ है, पाकिस्तान has been elected 7 times, अब इंडिया एक ज्यादा हो गया उससे, that is in Security Council. In fact remember अभी जो 2020 का इलेक्शन था, 2020 इलेक्शन, इंडिया got 2020 इलेक्शन टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स के लिए जो था, इंडिया सिक्योर्ड 184 वोट्स, 184, कभी कभी आ जाता है छोटे एग्जाम, इन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा, 184 वोट्स, हालांकि ये ऑल टाइम हाई नहीं है, इंडिया इसके पहले 187 वोट्स भी ला चुका है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो यहां याद रखेंगे, फिर भी इंडिया सिक्योर्ड हाउ मेनी नंबर ऑफ वोट्स, 184 वोट्स। That's a 2020 election to the United Nations Security Council of India. India has been elected. जब इंडिया इलेक्ट हुआ है तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर on India's election to Security Council, United Nations Security Council said India's focus is going to be on norms. इंडिया का फोकस नॉर्म्स पर होगा। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है नॉर्म्स, उन्होंने एक ये एब्रिविएटेड फॉर्म बताया, क्या है ये नॉर्म्स, उन्होंने कहा ये है न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म और न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी टर्म नॉर्म्स बहुत न्यूज में था सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के, क्या है ये, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया की सोच क्या होगी सिक्योरिटी काउंसिल में, इंडिया की सोच है कि एक ऐसा मल्टीलैटरल सिस्टम हो जो रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम है, उसके लिए क्या नई ओरिएंटेशन की जरूरत है, तो न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम। That's remember from the examination point of view, that is with respect to the United Nations Security Council, जहां पर इंडिया भी रिसेंटली इलेक्ट हुआ है। ये एक और क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है यहाँ से, ये जो हम बात कर रहे हैं रिफॉर्म की, तो यहाँ पर एक ग्रुप है G4, क्या है, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 4। ये ग्रुप ऑफ 4 क्या है, ग्रुप ऑफ 4 इज द वन ग्रुप ऑफ 4 दैट proposed सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। इन्होंने कहा सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की जरूरत है और सिक्योरिटी काउंसिल में इनको परमानेंट मेंबर बनाने की जरूरत है। सो दे ग्रुप ऑफ 4 दे वांट परमानेंट मेंबरशिप, दे वांट परमानेंट सीट्स। क्वेश्चन आता है कि G4 में कौन सी कंट्री नहीं है, तो ग्रुप ऑफ 4 किसका ग्रुप ऑफ 4 है, दिस इज इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान। ये 4 कंट्रीज हैं
इनका एक ग्रुप है that is called as the G4. So what is G4? G4 is a group of 4 countries: India, Brazil, Germany and Japan. The countries which need permanent membership, they say United Nations Security Council shall be reformed and the permanent seat shall be given to the G4: India, Brazil, Germany and Japan. अभी आपने देखा है इनके सिग्निफिकेंस वाइज सबसे ज्यादा बार नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल कौन इलेक्ट हुआ है? जापान। सबसे ज्यादा बार जापान 11 बार। उसके बाद में हमने देखा था 10 बार कौन इलेक्ट हुआ है? ब्राजील। और फिर अर्जेंटीना 9 बार, लेकिन फिर 8 बार कौन इलेक्ट हुआ है? इंडिया। सो प्लीज डू रिमेंबर जर्मनी इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इनफैक्ट रिमेंबर जर्मनी इज आल्सो नॉट अ फाउंडर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। जर्मनी फिर बाद में। एग्जांपल वी टॉक अबाउट दिस वर्ल्ड वॉर 2, आप जानते हैं कि उस समय जो डिफीटेड कंट्रीज थी उनमें से जर्मनी थी, इसलिए वो इनिशियल इस पूरे फॉर्मेशन के प्रोसेस में वहां पर नहीं थी। दस रिमेंबर इज वन so far issue is considered regarding the United Nations Security Council. India has recently been elected to its. That's one. Right now, if we see the next topic,